चलिए, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएस डिस्कशन में। रोज की तरह आज आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना वृक्ष से। मलेरिया का जो दवा बनता है वो किस वृक्ष से बनता है? तो सिंकोना के वृक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, पादप मतलब होता है पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पौधा यानी प्लांट। पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? जो अफीम है वो किससे प्राप्त होता है? ये तो लेटेक्स लेटेक्स होता है जो पौधा का, किसी खास पौधा का जो एक जो गोंद होता है ना, गोंद। ठीक है, गोंद जो होता है, गोंद, उसको सुखा करके बनाया जाता है अफीम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? जो कमर्शियल काग है किसके छाल से प्राप्त किया जाता है? तो बलूत से। किससे? बलूत, जिसे इंग्लिश में ओक कहते हैं। अगला है पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त करते हैं? तो जो पश्मीना एक जो खास जो सबसे महंगा ऊन है ना, पश्मीना ऊन, इसको किस नस्ल के बकरी से प्राप्त करते हैं? तो ये चेंग थंगी है, चेंग थंगी। तो पहले तो इसमें आपको देखना होगा कि जो पश्मीना है ना, ये दुनिया का सबसे महंगा ऊन में से एक है। ठीक है, ये जनरली जम्मू कश्मीर में और उसके आसपास वाला क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। पश्मीना ऊन बकरी का कौन सा नस्ल है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, बकरी, भेड़, इस टाइप से। तो आपको ध्यान रखना होगा, भेड़ नहीं होता है, ये क्या होता है? बकरी होता है। और इसका नस्ल का नाम क्या है? तो ये चेंग थंगी है। क्या है? चेंग थंगी। आगे देखते हैं, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में जो बांझपन होता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? बेंग रोग के कारण। किसे? बेंग रोग के कारण। बेंग रोग के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं कि अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो ये सिरोसिस। देखिए क्या है? सिरोसिस से। सिरोसिस या हिंदी में सूत्रण, सूत्रण रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रण रोग। तो जो जनरली जो अल्कोहलिक होते हैं वो किस बीमारी से मरते हैं? तो वो सूत्रण रोग हो गया या क्या हो गया? सिरोसिस हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि राइबोसोम किसका कार्य प्रणाली है? राइबोसोम किसका कार्य प्रणाली है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब सीधा यहाँ होता है बनना। संश्लेषण मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, ये छोटे छोटे टर्म अगर नहीं ध्यान रहता है तो वो क्वेश्चन याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन को बनाने में, है ना, प्रोटीन को बनाने में किसका योगदान होता है? तो राइबोसोम को। राइबोसोम को। और जब आप कोशिका का अंग पढ़ते हैं तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद जो राइबोसोम आता है, ये तो राइबोसोम को कहते हैं क्या? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। और इसके साथ ही एक और है उसमें अंग, कोशिकांग में, जिसमें कोशिका को जब हम अंग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला सवाल है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं उसको तो पहले हम मरुद्वीप या जेरोफाइट कहते हैं। आपको दोनों नाम याद करना होगा। कभी कभी क्या होता है, मरुद्वीप ना दे करके जेरोफाइट दे देगा। ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद करना हो, हिंदी और इंग्लिश। तो मरुद्वीप मतलब मरुद, मरुद का जनरली अर्थ होता है कि मरुस्थल, और मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे हैं उसको कहते हैं मरुद्वीप। उसको इंग्लिश में कहते हैं जेरोफाइट। क्या कहते हैं? फाइटा मैंने प्लांट होता है, फाइट मैंने प्लांट होता है, जीरो मैंने होता है मरुस्थल डेजर्ट। उसी प्रकार से आपको और भी दे देगा कि अगर केवल हम पानी में पौधा उगाएंगे, तो कल हम देखे थे, क्या पढ़े थे? हाइड्रोपोनिक्स पढ़े थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? भोपाल में 1984 में जो गैस कांड हुआ था वो कौन सा उसमें गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थे। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, सॉरी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी? भैंस की मुख्य नस्लें, ये सब जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जनरली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, है ना, और
बिहार के अनेक एग्जाम में बीएसएससी में काफी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं नस्ल से, तो इसको ध्यान रखिए। मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, भदवाड़ी हो गया, जाफराबादी हो गया और मेहसाना हो गया। ठीक है, ये अभी हमने 4-5 नाम पढ़े, ये सारा किसका है? भैंस का नस्ल है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें क्या होता है जनरली कि कुछ भैंस का भी नाम है नस्ल का, कुछ गाय का भी, कुछ बकरी का भी है, तो किसी एक या दो का कंठस्थ कर लीजिए, स्पेशली एक का तो जरूरी। जैसे यहाँ अगर भैंस का है तो भैंस का पूरा नाम कंठस्थ कर लीजिए, जिससे अगर ऑप्शन आए तो हमें पता चल जाए कि भैंस का नस्ल कौन कौन है, तो हम दूसरे जो जानवर है उसका नस्ल को आसानी से छाट सकते हैं, अगर कोई किसी एक का भी याद रहा तो। इसलिए भैंस है तो इसका नाम याद कर लीजिए। तो मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, भदवाड़ी हो गया, जाफराबादी हो गया और मेहसाना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? ये मखदुमपुर में है। कहाँ है? मखदुमपुर में है। और मखदुमपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है, मखदुमपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। ऑप्शन ज्यादातर देता है क्या, अगर एग्जाम में देखेगा तो ऑप्शन देगा जनरली मखदूम, है ना, मखदूम देगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखें, मखदूम कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऊंट का आप तो गेस करके भी मार सकते हैं, ऊंट का कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान तो जानते हैं, राजस्थान में ऊंट सबसे ज्यादा है ना, चूंकि रेगिस्तान है। अब राजस्थान में भी कहाँ? तो बीकानेर, बीकानेर शहर में। और बीकानेर शहर का कौन सा चीज जो है काफी फेमस है, जो खाने वाली चीज, ये होता है भुजिया, है ना, भुजिया बीकानेर का। बीकानेर का स्वीट्स भी, बीकानेर का जो भुजिया है ये काफी पूरे भारत में फेमस है। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? दालचीनी देखिए, दालचीनी जो होता है ये वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, इसमें कुछ जोर नहीं देना है। जो दालचीनी जो गरम मसाला में जब खाते हैं, जो कभी खड़ा मसाला लाइएगा तो एक पेड़ के छाल का कुछ इस तरह से उसका बनावट रहता है। ठीक है, पेड़ के छाल का जैसा, और थोड़ा गड्ढा टाइप का रहेगा। ये जैसे पेड़ का छाल जैसे किस तरह से निकालते हैं, तो उसी आकार में उसका छाल रहता है, और उसी को कहते हैं क्या? दालचीनी। ठीक है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो ये है इलायची। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इलायची हो गया। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची। और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? किस राज्य में सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है? तो ये हो गया क्या? ये हो जाता है क्या? केरल। क्या हो गया? केरल। ठीक है, केरल। अगला है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है जी? तो पेडोलॉजी में होता है मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का। आगे देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक? सिस्टेमा नेचर है ये बायोलॉजी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। बायोलॉजी चैप्टर जो लुसेंट का जो बुक है, या किसी भी बायोलॉजी का जो बुक है, उसका जो पहला चैप्टर होगा उसमें इसका वर्णन जरूर मिलेगा, है ना। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस है। किसे? कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस का। और इसी में कार्ल लिनियस जो है ना, कार्ल लिनियस जो बायोलॉजिस्ट है, इसी में किसी भी जो जानवर है उसका डुअल नेम, यानी कि दुई नाम पद्धति के बारे में सुने होंगे। दुई नाम पद्धति का जो जिक्र है वो इसी पुस्तक में किया है। जैसे पढ़ते हैं ना कि अगर किसी भी जानवर का साइंटिफिक नाम पढ़ेगा तो उसमें दो नाम आएगा, है ना। और राइजस टाइबर जैसे राइस का हो गया, है ना, फैमिली इंडिकिस कैट का हो गया। तो इस तरह से उसका जो डुअल नाम है उसका वर्णन सिस्टेमा नेचर में कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया। अगला सवाल है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो कौन सा है? एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया होता है। इसको बोलते हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसी के कारण जब हम क्या होता है, दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर दूध में हम उसमें दही डालते हैं जोड़न के रूप में, तो वही जो बैक्टीरिया है दही वाला, वो मल्टीप्लाइड होते जाता है और पूरा दूध को में वो फैल जाता है। और जब वह जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये जब पूरा दूध में फैल जाएगा तो वही क्या हो जाता है? दही के रूप में ले लेता है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होता है विषाणु में? क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो विषाणु एक ऐसा जीव है ना, विषाणु एक ऐसा, इसको तो जनरली जीव
नहीं, जीव मतलब पूर्ण पूर्ण रूप से ये जीव नहीं है और पूर्ण रूप से ये निर्जीव भी नहीं है। ऐसा क्यों? तो विषाणु एक ऐसा प्राणी है जो क्या होता है कि अगर वो स्वतंत्र है, अगर वो कहीं किसी पर होस्टिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी पर होस्टिंग का मतलब है कि किसी जीव में वो घुसा नहीं है, वो अकेला स्वतंत्र है, तो वो निर्जीव के रूप में होता है विषाणु। ठीक है, अगर वो अकेला है, जैसे कोविड का वायरस जो एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोविड का वायरस अगर हवा में है तो हवा में वो मृत रूप में रहता है, उसे निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है, हवा में जब वो रहे, यानी किसी के शरीर से बाहर रहे, तो वो निर्जीव रूप में रहता है। और जैसे ही वो किसी लिविंग थिंग्स, लिविंग जो एनिमल होता है, उसमें अगर चला जाता है, तो जिसके शरीर में गया उसके एनर्जी से ये क्या होता है, ये लिविंग हो जाता है ना, उस पर होस्टिंग करता है। और उसका जो उसमें उसके शरीर में वो क्या होता है, उसमें उसमें ये पनपता है, बढ़ता है। ठीक है, तो विषाणु यही होता है कि ये निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी है। निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी क्या है, विषाणु है। और इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अब जब न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड अपने आप में किसमें टूटता है, प्रोटीन में टूटता है। ठीक है, जैसे डीएनए टूटता है आरएनए में, आरएनए टूटता है प्रोटीन में, तो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए में क्या होता है आरएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होती है, तो वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण से। जंतुओं में होने वाले जो फुट एंड माउथ रोग है, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त करते हैं, तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक शैवाल है जिससे क्या होता है, आयोडीन प्राप्त करते हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक तत्व है ना। कई लोग इसको क्या मान लेते हैं, पदार्थ मान लेते हैं। तो आयोडीन क्या है, एक तत्व है। और तत्व को तीन भाग में बांटते हैं, एक होता है धातु, एक होता है उपधातु, और एक होता है अधातु। ठीक है, तत्व को तीन भाग में बांटते हैं, धातु हो गया, फिर उपधातु हो गया, और तीसरा हो गया अधातु हो गया। ठीक है, तो जो आयोडीन है ये अधातु वाले कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि जो आयोडीन है वो ये अधातु वाले कैटेगरी में आता है। अब देखना ये है कि इसका जो जो नेचर होता है आयोडीन का, ये धातु की तरह चमकता है। ठीक है, आयोडीन जो है ये धातु की तरह चमकने वाला एकमात्र ऐसा अधातु है। आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है, आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो आयोडीन की तरह चमकता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर कि यह किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया। और जो लेमिनेरिया है ये खारे पानी वाला समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होता है ना। तो वहाँ जो समुद्र में होता है क्या, लेमिनेरिया पौधा होता है, इसी से क्या निकलता है, आयोडीन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। जो एवोगाड्रो संख्या है इसका मान क्या होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.023 गुने 10⁻23। अगर आसानी से याद करना हो तो आप देखिए कि 6.023 है, इसी को रिपीट कर दिया है, यानी 10 कितना, लास्ट का 2 डिजिट, यही आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुने 10⁻23। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्वथनांक का मतलब यहाँ होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का भी मतलब क्या है, देखिए क्वथनांक आप आसान भाषा में समझे तो ऐसा
किसी भी जो पदार्थ है, किसी भी तरल पदार्थ है, उसका ऐसा टेम्परेचर, ऐसा ताप जिस पर वो उबल जाए, जिस पर वो उबलना शुरू हो जाए। अगर चावल बनता है, घर में देखे होंगे, तो चावल बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, पहले हम चावल पानी को चढ़ाते हैं चूल्हे पर, उसको जब तक वो उबल नहीं जाता, तो जब तक उसमें उबाल नहीं आता है ना, जिसको आम भाषा में अवधन करना कहते हैं, ठीक है, जब तक उसमें उबाल नहीं आता तब तक चावल नहीं डाला जाता। तो वही टेम्परेचर का पॉइंट होता है, जिस जिस टेम्परेचर पॉइंट पर वो क्या होता है, उबाल हो गया, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर वो चावल का जो पानी है वो उबाल हो गया, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, क्वथनांक पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक कहेंगे। अब देखते हैं, अगर दाब बढ़ने पर, तो दाब बढ़ने का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो हमारा है उसके चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, हवा का एक परत है, ठीक है, ये हवा का एक परत है। तो सबसे ज्यादा जो जो वायु जो दाब होगा, वायु प्रेशर होगा, वायुमंडल दाब होगा, वो होगा कहाँ, पृथ्वी की सतह पर। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हवा का जो घनत्व है वो कम होते जाएगा, तो दाब क्या हो जाएगा, दाब भी कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जो तरल का जो क्वथनांक है, जो उबलने का जो टेम्परेचर पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। अब जैसे ही दाब बढ़ा, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दाब कम रहा है, तो क्या हो रहा है, क्वथनांक भी कम रहा है। लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं तो दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्वथनांक भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या हो गया, एवोगाड्रो संख्या में देख लिया 6.023 गुना 10⁻23 हो गया। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, और दाब घटने पर, बढ़ना है तो क्वथनांक बढ़ेगा, और अगर दाब घटेगा तो क्वथनांक क्या होगा, घटेगा, क्वथनांक घटेगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है जी, आरबीसी करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करता है, ठीक है। अगला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, तो इसको आप अगर ए ई डी के हो गए, इसको आप एडेक पढ़ सकते हैं, एडेक से आपको आसानी से याद रहेगा। एडेक हो गया जो वसा में क्या है, घुलनशील विटामिन है ना, वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ए डी ई के हो गया। और जब वसा में घुलनशील नहीं है उसको, वो कौन सी विटामिन है, तो वो है बी, और क्या है, सी। बी और सी ऐसी ऐसी विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या है, ए डी ई के है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, देखिए एल्युमिनियम एक क्या है, धातु है, ये आपको पता होगा। और ये अयस्क क्या है, ये अयस्क चीज क्या है, तो अयस्क मतलब आप ये समझिए कि है ना, जिस कच्चा मटेरियल से हम एल्युमिनियम निकाल रहे हैं ना, मान लेते हैं जब हम एल्युमिनियम का माइनिंग जब होता होगा, तो वहां से डायरेक्ट एल्युमिनियम का टुकड़ा नहीं निकलेगा, वहां से निकलेगा एल्युमिनियम के साथ और भी दूसरे पदार्थ जिसमें एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको उसको क्या कहते हैं, जिससे एल्युमिनियम निकालते हैं, तो उसको कहते हैं बॉक्साइट, क्या कहते हैं, इसको बॉक्साइट पढ़िए, ये बॉक्साइट पढ़िए, बॉक्साइट, ठीक है। तो एल्युमिनियम का अयस्क मतलब हुआ कि ऐसा पदार्थ जिससे हम एल्युमिनियम को छांटते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बक्साइट हो गया। तो सीधा समझिए कि एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसको क्या कहते हैं, बक्साइट। और भी इसका दूसरा अयस्क हो सकता है, ऐसा नहीं कि बक्साइट है तो केवल बक्साइट से ही एल्युमिनियम निकलेगा, इसका और भी कोई दूसरा अयस्क, उसका दूसरा नाम हो सकता है जिससे भी एल्युमिनियम को क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो मतलब है कि किससे किए जाते हैं, तो कीड़ों के श्राव, किसे, कीड़ों के श्राव के रूप में, कीड़ों के श्राव के रूप में, ठीक है। प्राकृतिक मोम जो होता है, देखिए कीड़ों का श्राव, यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बताते हैं। श्राव माने लार्वा, जो भी उसका जो बेस्ट मटेरियल है ना किसी भी कीड़े का, उसी से हम मोम निकालते हैं। तो इसका जो मुख्य रूप से जो उदाहरण है, कि जो मुख्य रूप से जो हम किस कीड़ा से निकालते हैं, तो ये मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खी, ठीक है, क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी से मुख्य रूप से क्या निकलता है, प्राकृतिक मोम। जब उससे हम शहद निकालते हैं तो उसका जो बेस्ट, जो उसका जो क्या होता है, छत्ता रहता है, उससे मोम बनता है, ठीक है। आप कभी गोश्त देखिएगा उसके छत्ते को, जो उससे जो
अगर कोई ओरिजिनल छत्ता लेकर के उसका शहद बेच रहा है, तो उसके जो छत्ते में मोम का अंश आपको दिखेगा। ठीक है, तो मोम, प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त होता है? लाख होता है क्या? लाख होता है जिससे चूड़ी वगैरह बनाया जाता है, कंगन वगैरह बनता है। ठीक है, लाख उसको कहते हैं। ये भी किससे बनता है? तो कीड़ों के श्राप के रूप में ही प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? अब2 ग्रंथि है। हमारे शरीर में जो उपापचय को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? अब2 ग्रंथि है। अगला सवाल क्या है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो टंगस्टन से। ठीक है, और टंगस्टन से क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो गलनांक है वो क्या है? हाई होता है। हाई यानी ऐसा है कि अगर इसका टंगस्टन का अगर गलने का जो टेम्परेचर है वो कम रहे, तो थोड़ा सा वोल्टेज बढ़े तो क्या हो जाए? जो जो टंगस्टन है वो गल जाएगा, तो बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ऐसे मेटल को चुना गया है, ऐसे मेटल को चुना गया है जो जिसका क्या, जिसका जिसका गलनांक यानी कि जो गलने का पॉइंट हो वो क्या हो? उच्च हो। ठीक है, जिसका गलने का पॉइंट क्या हो? उच्च हो। तो अगर आप देखते हो कि पहले का जो बल्ब होता था, ठीक है, पहले का जो जिस तरह का जो बल्ब होता था, अभी तो बिना फिलामेंट वाला आ रहा है। पहले का जो बल्ब होता था वो इस तरह से होता था। ठीक है, पहले का जो बल्ब होता था वो किस तरह से होता था? इस तरह से। आकार नहीं बनता सही, देख लीजिए। हाँ, और बीच में एक इस तरह से कुंडली नुमा तार होता था और एक इस तरह से स्टैंड होता था। तो ये जो कुंडली नुमा जो तार है ना, यही होता था माइक्रो, अच्छे सॉरी, फिलामेंट। इसी को क्या कहते थे? इसी को कहते थे फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट इतना पतला होता था कि, और ये मुख्य रूप से किसका बना होता था? टंगस्टन का। और ये पतला होता था, लेकिन इसका क्या होता था? जो गलनांक है वो क्या होता था? हाई होता था। कि अगर बहुत अधिक टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत अधिक बढ़ गया, तब ये क्या होगा? ये टूट जाएगा और बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो करें ही करें, जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।